हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो है अपना जो टॉपिक करवा रहे हैं वो है आपदा का अर्थ और वर्गीकरण, जिसमें कि पिछली कक्षा में हमने किया था कि आपदा का अर्थ क्या है। आज हम जानेंगे कि आपदा के प्रकार, ठीक है, कितने होते हैं, कितने प्रकार की आपदाएं होती हैं, ठीक है। फिर हम प्राकृतिक आपदाएं भी आज ही कवर करेंगे, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास अगर किसी ने नहीं देखी हो तो भाई अपना लास्ट क्लास देख लेना, जिसमें हमने पूरा ये आपदा का अर्थ, उसकी डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ कवर करवाई थी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आपदाओं के प्रकार। उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट 2001 के अनुसार आपदाओं को दो मुख्य वर्गों में और उपवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपदाओं के वर्गीकरण का अल्पकालीन निम्नलिखित है। इसमें जो है उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2001 में, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपदाओं को दो मुख्य वर्ग में और जो है उसके मतलब उपवर्गों में इसको विभाजित कर सकते हैं, जो वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि जल और जलवायु संबंधित आपदाएं, ठीक है। जल और जलवायु संबंधित आपदाएं कौन कौन सी होगी? जैसे बाढ़ आ जाती है, ठीक है, चक्रवात होते हैं, बवंडर और तूफान होते हैं, ओलावृष्टि, कहीं पर जैसे ओले गिरते हैं, बादल फटना, मतलब अत्यधिक वर्षा अगर हो जाती है तो उसको हम बादल फटना बोल देते हैं, ठीक है। उष्ण लहर एवं शीत लहर, हीट वेव और कोल्ड वेव जो होती हैं, ये सब किससे जुड़ी होती हैं? जल और जलवायु संबंधित आपदाओं से। अगर कहीं पर सूखा पड़ गया है, यहाँ पर कहीं पर हिमस्खलन हो गया है, या फिर समुद्री कटाव हो रहा है, गर्जन एवं आकाशीय बिजली और जैसे सुनामी, ये सब क्या है? हमारे जल और जलवायु संबंधित आपदाएं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास को जब कर रहे हैं हम, तो साथ साथ आप जो है शब्दों को बोलने की कोशिश कीजिए, जिससे ये आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ तो आप भी इस पर फोकस करके करने एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। भौगोलिक संबंधित आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? मतलब जो भूगोल से जुड़ी होती हैं, जो हमारी पृथ्वी की जो संरचना है उससे जुड़ी होती हैं, जैसे कि भूस्खलन एवं कीचड़ घसना, ठीक है। अगर कहीं पर भूस्खलन हो जाता है, मतलब कहीं पर कोई ज़मीन है वो खिसक जाती है, या फिर कई बार पहाड़ हैं जो अपनी जगह से खिसक जाते हैं, ठीक है। ये सब, अगर भूकंप आता है, बांध फटना या फिर टूटना, अगर भाई कोई भी बांध वगैरह टूट जाता है तो ये किससे जुड़े होंगे? ये भौगोलिक संबंधित आपदाएं होंगी हमारी। फिर है रासायनिक, औद्योगिक एवं प्रमाणिक आपदाएं, जो कि हमारी रासायनिक औद्योगिकी, जो हमारा केमिकल इंडस्ट्री है उनसे रिलेटेड है। रासायनिक व औद्योगिक आपदाएं, ठीक है। और होते हैं प्रमाणिक आपदाएं, जो न्यूक्लियर डिजास्टर जैसे होते हैं, जो भी परमाणु बम वगैरह से कोई भी अगर घटना होती है तो वो सब हमारी रासायनिक आपदाओं में आती हैं। फिर है दुर्घटना संबंधित आपदाएं। अगर कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई है तो उनसे कौन कौन सी आपदाएं हो सकती हैं? दावानल, जैसे कि दावानल बोलते हैं इसको, फॉरेस्ट फायर, मतलब अगर जंगल में आग लग गई है तो वो भी हमारी दुर्घटना है, ठीक है। तो वो दुर्घटना आपदा में आएगी। शहरी आग हो गई, ठीक है। खदान में अगर कहीं माइन है, माइन में अगर आग लग गई है तो वो भी एक दुर्घटना ही है हमारे लिए। तो दुर्घटना को दुर्घटना आपदा हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। अगर तेल का रिसाव हो गया है, बड़ी इमारतों का ढहना, मतलब कभी क्या होता है, कभी कभी बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, ठीक है, तो ये भी एक दुर्घटना है, ठीक है। क्रमवार बम विस्फोट, कहीं पर क्या होता है कि सीरीज वाइज क्या होते हैं, बम का विस्फोट होता है, कब एक पहले एक फट गया, फिर दूसरा बम फट गया, फिर ऐसे, ठीक है। पर्व संबंधित आपदाएं, पर्व यानी कि फेस्टिवल रिलेटेड आपदाएं, जैसे कि अगर हमारा दिवाली हम बहुत अच्छे से मनाते हैं, जो हिंदुओं में दिवाली सबसे पवित्र त्यौहार है, होली हो गया, तो इसमें क्या होता है, सब बच्चे अच्छे से अपना होली दिवाली खेल रहे होते हैं। दिवाली में क्या होता है, कोई बम पटाखे छुटा रहा है तो उसको अगर बाई चांस
एक पटाखा पड़ोसी के उसमें घर में जाके चला गया और उधर कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, तो पर्व यानी कि फेस्टिवल से रिलेटेड कोई आपदा होगी, ठीक है। विद्युत संबंधित आपदाएं एवं आग, या फिर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है हमारे घर में हो जाता है, ऑफिस में कहीं पर भी हो सकता है, तो अगर उसके कारण आग लग जाती है तो वो भी एक दुर्घटना संबंधित आपदा है। नाव पलटना या नौका डूबना, अगर हम कभी नाव से जा रहे हैं और वो एकदम पलट गई तो वो भी एक दुर्घटना हो गई, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में आग लगना, ठीक है, कोई ग्रामीण क्षेत्र अगर वहाँ आग लग जाती है तो बेचारे जो गांव वाले होते हैं तो वो तो अपने जानवरों के लिए चारा भूसा वगैरह रखते हैं, तो उनका तो सारा ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, खाने के लिए भी नहीं बचता जानवरों के, ठीक है। फिर है जैविक आपदाएं, जैविक यानी कि जो बायोलॉजिकल होते हैं ना, आपदाएं होते हैं, डिजास्टर होते हैं, वो जैसे बायोलॉजिकल खतरे, हैजार्ड, ठीक है, महामारी, अगर कोई भी महामारी हो जाती है, जैसे एक टाइम पे प्लेग हुआ था, फिर क्योंकि महामारी कब तक, कोई भी बीमारी महामारी तब होती है जब तक उसका इलाज नहीं होता। कोरोना भी हमारे लिए एक महामारी जैसा ही था, ठीक है। इससे पहले जब मलेरिया का इलाज नहीं ढूंढा गया था तो मलेरिया भी हमारे लिए एक महामारी ही था, ठीक है। कीटों का हमला, ठीक है। मवेशी महामारी यानी कि जो जानवरों से, जैसे फ्लोइंग बर्ड्स करके कुछ पता नहीं था, जो बर्ड से फैलने वाला फ्लू था, ठीक है, जो कि मवेशी यानी कि जो पशु पक्षियों से या फिर किन्हीं से भी जो रोग फैलते हैं वो, ठीक है। विषाक्त भोजन, फूड पॉइजनिंग, मतलब अगर हम कोई ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें कोई मतलब जो वो अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए, जो हमें नुकसान करता है, ठीक है। इनमें इस इकाई में हम कुछ एक के बारे में विस्तार से जानेंगे, ठीक है। अब जो भी हमने दुर्घटनाएं पढ़ी हैं तो इसमें हम विस्तार से एक एक के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं 1.4, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं स्वतः भौतिक घटना है जो तीव्र और धीमी घटनाओं के कारण होती हैं, जो कि भूभौतिकीय, जल विधान संबंधित, जलवायु विधान संबंधी एवं जैविक हो सकती हैं। कि जो आपदाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो तो स्वयं घट रही हैं, तो वो भौतिक घटना हो गई, ठीक है। इसमें तो मानव का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर ज्वालामुखी फट रहा है तो उसमें मानव का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अगर बादल फट रहा है तो उसमें मानव का तो कोई रोल थोड़ी है। भूकंप आ रहा है तो इसमें मतलब भूकंप है तो वो भी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो जो उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें पता चलता भूकंप क्यों आता है, ठीक है। ये सब तो ये क्या है, सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं जो कि स्वतः भौतिक घटना है, मतलब वो खुद ही हो जाती है, भौतिक है, जिसमें ज़्यादातर मानव का कुछ रोल नहीं रहता, जो तीव्र भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती हैं, और क्या होता है वो धीरे धीरे कई कारणों से कोज हो सकती हैं, ठीक है। भौतिकीय कारण हो सकते हैं, ठीक है। जल विधान संबंधित होते, जलवायु संबंधित एवं जैविक हो सकती हैं। भूकंप, अर्थक्वेक की अगर हम बात करते कि भूकंप कैसे आता है, ठीक है, ये है पृथ्वी के आंतरिक सतह में संरचनात्मक विकृति के कारण उत्पन्न जल से भूकंप पैदा होते हैं। कि जो भाई हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है, मतलब जो इंटरनल एरिया है पृथ्वी का, ठीक है, उसमें जो कोई विकृति आ जाती है तो उसके कारण भूकंप पैदा होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में अचानक आई दरार जमीन में कंपन को पैदा करती है, मतलब अगर पृथ्वी की सतह पर ऊपर अचानक से कोई दरार आ जाती है तो इससे क्या होता है, ज़मीन में कंपन पैदा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, ये कंपन कई बार बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है तो हमारी जो इमारतें वगैरह वो गिर जाती हैं, जिससे काफ़ी जनधन की हानि होती है। पृथ्वी की टूटी हुई आंतरिक प्लेटों के कारण भूकंप पैदा होते हैं। अगर आप सब लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी होगी
या फिर हम कभी उसको डिस्कस कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो मुख्यतः 7 प्लेटों से बन के मतलब जो बड़ी बड़ी मुख्य प्लेट है वो 7 हैं पृथ्वी पर, जिनसे मिलकर पृथ्वी बनी है। ठीक है, उन प्लेटों के नीचे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है जिसमें कि लावा है। ओके, तो जो वो प्लेट होती है ना, उनके कारण जो है भूकंप पैदा होते हैं। वो आगे पीछे उस मैग्मा के ऊपर तैरती रहती हैं, तो अगर वो कभी टकराती हैं तो उनसे भूकंप पैदा होता है। ठीक है, भूकंप, भूस्खलन, ज्वारीय लहरों या तथा सुनामी का कारण भी क्या होती हैं, ये प्लेटों का टकराना ही होता है। ठीक है, भूकंप का अगर हम मापन कहें कि भाई भूकंप का को कैसे मापेंगे, तो उसको रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, यह रिएक्टर स्केल इसके कैदाने इसका मापन करता है। रिएक्टर पैमाने पर सबसे भयावह प्रभाव 6 या इससे अधिक स्तर पर देखे जा सकते हैं। यदि भूकंप का मुख्य केंद्र अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में हो तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या में मौतें हो जाती हैं और जख्मों का कारण बनती है। कि अगर बाई चांस भूकंप ऐसी जगह पर आ रहा है जहाँ पर बहुत सारी आबादी निवास करती है, तो इससे क्या होता है बहुत अधिक जो है जनसंख्या में मौत होने का खतरा यहाँ पर बना रहता है, और काफ़ी हानि जो है मानव संसाधन की भी हानि होती है, और जिससे कि हमारे और भी जनधन की बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हानि होती है। साथ ही साथ ढांचों और भवनों का विनाश भी हो जाता है। ठीक है, भूकंप की आधारभूत विशेषताओं में निम्न सम्मिलित हैं। भूकंप का पूर्वानुमान करना संभव नहीं है। कि भाई जो भूकंप है हम पहले से नहीं बता सकते कि भूकंप आएगा, वो इतनी तीव्रता से आएगा, तो उसका जो पूर्वानुमान है मतलब पहले से ही अनुमान करना इतना सरल नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अचानक हुई घटनाएं या बसादी हैं। हाँ, यहाँ पे त्रासदी आना चाहिए था। ठीक है, अचानक हुई दुर्घटना या फिर त्रासदी है। भौतिक लक्षणों और पूर्ववर्ती घटनाओं के कारण भूकंप बाहुल्य क्षेत्र की पहचान करना संभव है। कि भाई अगर भौतिक लक्षण और पूर्ववर्ती घटनाएं जो वहाँ पर पहले हुई हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा बहुत अनुमान भी लगाया जाता है। वैसे जो पूर्वानुमान करना इसमें सरल नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनो। कि भाई हमारा जो ज्वालामुखी है वो कैसे फटते हैं या फिर क्या है, चलो पढ़ते हैं इसको। ज्वालामुखी विस्फोट तब घटित होते हैं जब एक ज्वालामुखी से लावा और गैस विसर्जित होती है। भाई ज्वालामुखी विस्फोट कब होते हैं, जब एक जो ज्वालामुखी है उससे लावा निकलेगा, उसके साथ गैस विसर्जित होगी निकलेगी, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। सबसे भयावह प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट कौन सा, मतलब जो सबसे भयानक स्थिति होती है ज्वालामुखी विस्फोट की, वो क्या कहता है, वो होती है पिघलती हुई हिमस्खलन के रूप में इसको माना जाता है। यह तब होता है जब ताज़ा उगता हुआ मैग्मा नर्म पायरोक्लास्टिक प्रवाह होता है। पायरोक्लास्टिक प्रभाव इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो गैस होती है और जो लावा होता है वो एक तीव्र गति से बाहर निकलता है। वो एक प्रवाह की तरह है जो कि क्या होता है, जो ज्वालामुखी का केंद्र है उससे दूर विस्तृत होता जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसका जो तापमान है वो बहुत ही अधिक होता है, जैसे कि 1200 सेल्सियस यहाँ पर दिखाया गया है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पायरोक्लास्टिक प्रवाह रॉक टुकड़ों में बनता है। ठीक है, इसमें इनका लावा कभी कभी 10 किलोमीटर तक दूर और कभी कभी आपदा स्थल से 90 किलोमीटर तक फैलता है। मतलब जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो कभी कभी 10 किलोमीटर और कभी उससे 90 किलोमीटर तक वो फैलता है। ऐसे दो तरीके हैं जिसमें ज्वालामुखी आमतौर पर उगते हैं। ये विस्फोटक और प्रभावशाली विस्फोट हैं। विस्फोट के पूर्व मोड में गैस की सामग्री अधिक होती है और मैग्मा मोती और निर्वाचवा होती है। कि भाई जो मतलब कभी जो सबसे भयानक स्थिति जो ज्वालामुखी विस्फोट की होती है, इसमें क्या होता है, गैस ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, सीमित दबाव को अचानक रिसाव हुई, मतलब जो सीमित उस पर दबाव था लेकिन एकदम से
जो है फिर रिसाव होने लगा, मतलब एकदम से मैग्मा निकलने लगा। तो ठीक है, जो ये प्रक्रिया होती है ये बहुत ही विस्फोटक होती है। तो ये हमारा जल ज्वालामुखी विस्फोट था। संक्षिप्त में एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देती हूँ कि जो ज्वालामुखी विस्फोट है इसमें क्या होता है, जो किसको बोलते हैं, अगर जो पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, जो हमारा एस्थेनोस्फेयर है जहाँ पर लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, पृथ्वी के अगर अंदर होता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं, बाहर आ जाता है तो उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। तो जब वो मैग्मा की स्थिति में होता है फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो जब ऊपर निकलने लग जाता है और फिर क्या होता है, बहुत ही भयानक स्थिति हो जाती है जब वो एक ज्वालामुखी से लावा और गैस विसर्जित होती है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी गैस और एकदम से लावा जैसे बाहर निकलता है और उसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है कि वो कभी अगर तीव्रता कम है तो 10 किलोमीटर तक के दायरे में चला जाता है, अगर तीव्रता अधिक होती है तो वो 90 किलोमीटर के आसपास के सारे दायरे को कवर करता है, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है, ठीक है। अब है लैंडस्लाइड, भूस्खलन, ठीक है। भूस्खलन का अर्थ मृदा या चट्टान के खिसकने से है। भूस्खलन का मतलब क्या होता है, कोई जो कोई मृदा होगी, कोई चट्टान होगी, उनका अपनी जगह से खिसकना, अपनी जगह से हटना क्या होता है, भूस्खलन लैंडस्लाइड कहलाता है, जो कि गुरुत्व द्वारा नियंत्रित हो सकती है। यह सतही और गहरी भी हो सकती है, मतलब ये ज़मीन पर भी हो सकती है थोड़ी सी, मतलब जो तय सरफेस एरिया होता है वहाँ पे भी थोड़ी सी हो सकती है और थोड़ी डीप में भी हो सकती है। किंतु पदार्थ का द्रव्यमान ढलान के किसी हिस्से से या जल से भी हो सकता है, लेकिन जो द्रव्यमान है उसका क्या होता है, ढलान के किसी भी हिस्से से या फिर जल से भी हो सकता है, ठीक है। जो कोई भी टुकड़ा अगर धंसता है ज़मीन में, ठीक है, तो वो जल में भी धंस सकता है, ठीक है। यह भूस्खलन का प्रयोग वृहद संदर्भों में चट्टान का अग्रगामी या पश्चिमगामी चाल से किया जाता है, ठीक है। फिर हम मृदा लप, जो मृदा लप है, तेज बारिश और भूकंप इसके कारण होते हैं, मतलब जो अगर मृदा में मृदा लप हो गया, यानी कि जो मृदा है वो खिसक गई है, तो उसमें उसका कारण क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा तेज बारिश होती है तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अगर भूकंप की मात्रा अधिक है, मतलब अधिक तीव्रता है, मात्रा नहीं, यहाँ पे तीव्रता शब्द उपयोग करना चाहूँगी मैं, कि अगर अधिक तीव्रता वाला भूकंप है तो उसके कारण भी खिसक सकती है, ठीक है। ये भारी हिमपात में भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा हिमपात यानी कि ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, तो ज़्यादा बर्फ़ जमने के कारण उस पर जो है द्रव्यमान बढ़ गया और कभी कभी वो खिसक जाती है अधिक हिमपात के कारण भी, ठीक है। भूस्खलन को एक स्वतंत्र घटना के तौर पर अनुमानित करना कठिन है, ये नहीं मान सकते कि भूस्खलन है एक स्वतंत्र घटना है कि भाई ये अपने आप हो जाती, नहीं, इसके लिए भी बहुत से कारण हैं जिनके कारण ये उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए इसे अन्य दुर्घटनाओं जैसे चक्रवात, तूफानों और नदी की बाढ़ से जोड़ना उचित माना जाता है। अब है सुनामी, ठीक है। सुनामी जापानी भाषा में हार्बर तरंगे, और जो हार्बर तरंगे उनको जो जापानी भाषा में होती हैं उनको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी को समुद्री सिस्कम तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी समुद्री तरंगों की श्रृंखला या कोई अति ऊंची तरंग दैर्घ्य गहरे महासागर में आती है। इसमें क्या होता है कि सुनामी क्या है कि ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है समुद्र में तरंगों की, ठीक है। वो कभी जो है गहरी और कभी ऊंची तरंग दैर्घ्यों के कारण जो है गहरे महासागर में आती है, ठीक है। इस तरह से दूसरे तह तक ये 100 किलोमीटर या इससे अधिक हो सकती हैं। जो सुनामी होती है, जैसे हमारा ये समुद्र का एरिया हो गया, ठीक है, इसमें जो समुद्र का जो गहरा हिस्सा है यहाँ से सुनामी ऐसे बड़ी बड़ी लहरों में करके उठती हैं, ठीक है, और ये एक श्रृंखला में चलती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सुनामी का जो केंद्र है
100 मील या हजारों मील दूर किसी तटीय इलाके से हो सकता है। कि भाई जो सुनामी है, सॉरी ये लाइन छूट गई बीच में, इसका उत्पादन अक्सर अचानक हुए समुद्री तल के विस्थापन से होता है, जो कि किसी भूकंप, भूस्खलन, समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हो जाता है। ठीक है, मतलब जो ये सुनामी होती है, इसकी जो ये लहरें हैं, ये कैसे उत्पन्न होती हैं? तो ये क्या होता है, कभी कभी अगर भूकंप आ गया, फिर समुद्र के अंदर ही कोई सतह खिसक गई, समुद्र के अंदर ही कोई भूस्खलन हो गया, क्योंकि जो हमारा, देखो समझाती हूँ, जो हमारा समुद्र है, जो हमारा ये तट है, ये हमारा तट वाला एरिया है, फिर यहाँ से जाके हमारा समुद्र है, यहाँ सब जो होगा ये हमारा जो महाद्वीपीय हिस्सा होता है, और ये हमारा महासागरीय हिस्सा होता है। तो जो महासागरीय हिस्सा है, तो ये भी यहाँ पे नीचे ये प्लेट होती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तो भूस्खलन समुद्री, मतलब समुद्र के अंदर भी, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे पहाड़ वगैरह, पर्वत वगैरह इसमें भी होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, वो चीज़ें खिसक जाती है, तो जिसके कारण भी क्या होता है, लहरें उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है, उनमें अगर अचानक विस्थापन हो जाता है तो, और लहरों की श्रृंखला को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिनको हम सुनामी बोलते हैं। सुनामी का केंद्र 100 मील, 1000 मील या फिर और भी दूर तक हो सकता है। कि भाई जो सुनामी है, जिस एरिया को कवर करेगी वो बहुत लंबा हो सकता है। ठीक है, पारंपरिक भौगोलिक परिस्थितियों से सुनामी पर तीव्र प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, फिर तटीय इलाकों में इसका प्रभाव बहुत ही विनाशकारी होता है, और इससे उत्पन्न हुई तरंगें कई हजार किलोमीटर तक अपना प्रभाव दिखा सकती हैं या विस्तृत हो सकती हैं। अगर कभी भी सुनामी आती है तो इससे क्या होता है, जैसे कि जो सुनामी यहाँ से उठी है और यहाँ आई है, तो यहाँ पर जो तटीय इलाका होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये बहुत ही विनाशकारी हो जाती हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं तो उनका बिल्कुल ही सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, उनके लिए बहुत ही विनाशकारी ये होती हैं। ठीक है, सुनामी के प्रभाव या घटक भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, आंतरिक जल विस्फोट और जल विस्थापन हो सकते हैं। कि भाई जो सुनामी के प्रभाव या फिर घटक कौन कौन से हैं, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये सुनामी के जो है प्रभाव, जो यहाँ ये है सुनामी के प्रभाव या घटक। ठीक है, तो आप ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। अब है हिमस्खलन, मतलब जो बर्फ, मतलब आपने सुना होगा कि बर्फ़ की भी नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो वो वही है, एक बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कि पानी पर तैर रहे होते हैं। ठीक है, हिमस्खलन बर्फ़ या बर्फ़ की मात्रा का वर्णन करता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पर्वत श्रृंखलाओं से गिरने वाली हिम या बर्फ़ के कारण होता है। मतलब जो भी पर्वत से बर्फ़ पिघलती है, या फिर कभी कभी बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और वो नदियों में आ जाते हैं एक एरिया तक। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक है, यह तब उत्पन्न होता है जब संबंधित बलों का हिम की ऊपरी सतह पर दबाव डलता है। कि जो ये अक्सर उन पदार्थों को भी एकत्रित करता है जो बर्फ़ की सतह के नीचे होते हैं, जैसे कि मृदा और चट्टान। जैसे कि आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, तो वहाँ पर एक करेवा प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें क्या होता है कि जो केसर के लिए, काजू की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो इसमें जो मिट्टी होती है उसके गुण भी होते हैं, और बर्फ़ के गुण भी होते हैं। तो मतलब एक अलग प्रकार की मिट्टी होती है, इसमें थोड़ा सा मिट्टी भी होती है और जो बर्फ़ का एरिया भी होता है। तो एक मिश्रित क्षेत्र होता है जहाँ पर जो है केसर की खेती अच्छी होती है, काफ़ी अच्छा रहता है, जो जैसे कि मृदा और चट्टान। ठीक है, लेकिन अगर ये बड़े बड़े जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो मतलब खिसक जाएं, तो उनसे भी आपदाएं हम देख सकते हैं।
हम अवशेषों को एक प्रकार की फिसलन के तौर पर परिभाषित किया जाता है जो कि चट्टान और मिट्टी के मिश्रण के खिसकने से पैदा होते हैं। ये अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपों के कारण होते हैं। ठीक है। हिमस्खलन को सूखा हिमस्खलन या गीला हिमस्खलन में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें क्या है, 2 प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें आगे प्रत्वपन कार्यवाही, हिमस्खलन, विलंबन कार्यवाही, रूसलन में भी बांटा जा सकता है। इसमें ये जो थोड़े अजीब अजीब नाम लग रहे हैं मुझे भी यार, एक तो इन्हें आगे 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है। सूखी बर्फ प्रत्वपन, ठीक है, कार्यवाही, हिमस्खलन, ठीक है। फिर है गीली बर्फ विलंब कार्यवाही, हिमस्खलन, सूखी हिम विलंब कार्यवाही, हिमस्खलन और गीली हिम प्रत्वपन कार्यवाही। ठीक है। इनको हम ऐसे, इनके अलग अलग नाम हैं, इनको आगे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। इनको इनके एरिया में वर्गीकृत किया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। ये बहुत अजीब अजीब नाम लग रहे हैं मेरे को। ठीक है। और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। ठीक है। फिर कल हम करेंगे बाढ़, अत्यधिक तापमान या उष्ण लहर, सूखा। ठीक है। फिर ये सब हम, ये जो है सारा कल हम कवर कर देंगे। कल की क्लास में सारा हो जाएगा। और आपको कैसी लगी क्लास, प्लीज़ रिव्यू दीजिएगा अपने मेरे